Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. वैसे ही कुछ बेहतरीन पारी खेली दीपक चाहर ने जैक, और आप कह सकते हो कि इतनी रेयर कॉम्बिनेशन है वो कि एक तेज गेंदबाज जो बल्लेबाजी करता होगी, जब जब वैसा कुछ दिखता है तो भारतीय फैंस में उत्साह भर जाता है। लेकिन अब उन्होंने दूसरी बार करके दिखाया ये प्रेशर में। श्रीलंका के विरुद्ध हमने देखा था, यहाँ साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, उस स्ट्राइक रेट पर, उस गेंदबाजी अटैक के साथ कितना प्रभावित था। और जब जब इन्हें मौका मिला इन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया, और आज भी जिस तरीके से और जिस स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है बहुत ही लाजवाब। और सिर्फ बड़े शॉट्स ही नहीं लगाए, जब आप बीच में एक समय आया था ना जब रन्स आ गए थे और रन बॉल था, तो जब ये जिस तरीके से दो रन चुरा रहे थे ना, वो भी उसकी भी बहुत तारीफ करनी होगी कि आप गेम के साथ हो। मतलब आपने एक जहन में प्लान बनाया हुआ है कि मैं इस तरीके से अपने पारी को अप्रोच करूंगा, और कुछ इस तरीके की बल्लेबाजी हमने इनसे पहले भी देखी है। तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पॉजिटिव है, क्योंकि आपने ये सिर्फ कारनामा सिर्फ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक बार नहीं, आपने वापस किया है। तो उस अप्रोच के साथ आपने अगर बल्लेबाजी की है तो जरूर मैं समझता हूँ, जैसे मैं शार्दुल का भी जिक्र कर रहा था, क्योंकि उनकी भी दाद देनी होगी इस श्रृंखला की। अगर आप बात करोगे तो शार्दुल ने भी कुछ उस तरीके की बल्लेबाजी की है, तो उनके साथ क्या एक विकल्प ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में क्या उनकी जगह बन सकती है कि नहीं सकती। अगर बन सकती है तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक आपके पास एडेड एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आप अक्सर अभी जिक्र यही आ रहा है कि छठा विकल्प हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर रविंद्र जडेजा जब इंजरी से वापस आते हैं तो क्या वो 6 नंबर पे बल्लेबाजी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कुछ उस तरीके से आप अगर विकल्प बनाओगे तो आपको और ज्यादा फायदा हो सकता है, और उस दिशा से मैं समझता हूँ सोचना भी चाहिए। तो सीरीज में तो बाकी चीजों का जो जिक्र कर रहे थे हम वो तो रहेगा ही, लेकिन आगे चलते हुए अगर आप बड़ी श्रृंखला की बात कर रहे हैं और उस तरीके से प्लानिंग की सोच रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि प्लेइंग 11 में दोनों की जगह बनाएं और देखें कि किस तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या रिजल्ट अलग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों ने कंसिस्टेंसी दिखाई है अपने बल्ले के साथ भी और गेंद के साथ भी। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प होगा वो कॉम्बिनेशन अगर शार्दुल ठाकुर दीपक चाहर एक साथ खेलेंगे। लेकिन पार्थिव, एक और चीज जो स्टैंड आउट करी है दोनों शार्दुल ठाकुर और अब जब दीपक चाहर की बल्लेबाजी हमने देखी है, वो ये है कि कई बार आप डैशर होते हैं, लेकिन ये डैशर नहीं है। जैसा जैक ने कहा कि जहां 2 रन चुराने थे वहां 2 रन चुराए। हमने शार्दुल ठाकुर के साथ भी सेम चीज देखी थी कि वो गैप्स ढूंढने को देख रहे थे। तो प्रॉपर बैट्समैन के माइंडसेट के साथ खेलते हैं दोनों। जी बिल्कुल, और इसमें आपने उनके बैटिंग का माइंडसेट की बात करी, लेकिन यहाँ पे एक साफ दिखाई देता है कि उनके पीछे फर्स्ट क्लास खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बहुत टाइम बिताया है। दीपक चाहर ने राजस्थान के लिए काफ़ी साल खेला है, शार्दुल ठाकुर ने मुंबई के लिए काफ़ी सालों खेला है। तो उनको पता है कि अगर आपको रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे चारों दिन में आपको गेंदबाजी करनी पड़ती है, और विकेटें चली जाती है तो बल्लेबाजी भी करनी पड़ती है। तो गेम को चलाना होता है, और वही एक्सपीरियंस वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां पे नहीं जीता है। मुंबई के लिए भी शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी करी है, दीपक चाहर भी राजस्थान के लिए करते थे। तो गेम की समझ और गेम सेंस जो हर बार हम बात करते हैं कि आप प्लेयर को आंकेंगे कैसे, उनका आंकना खाली उनकी स्किल के हिसाब से नहीं होता, उनको गेम किस तरह से चलता है उस वहां से वो तुरंत वो ऑन द स्पॉट वो गेम को समझ रहे हैं और उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं कि नहीं, वो शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को अपने पीछे लगे हुए रणजी ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस का भी फायदा है।